Friends, a warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar and my Genius Physics page on my Facebook. Dear students, as you know, in today's topic what we are going to discuss about the chapter dual nature of matter and radiation. As you know, and today in this class we are going to revise the topic what are the different topics in dual nature of matter and radiation which are very important for examination point of view and not for the board point of view, basically for NEET competitive corner point of view. Dear students, what are the different pattern of questions which we have been asked for competitive point of view? We are going to discuss these questions one by one, and these are the questions which you have to prepare for your examinations. So dear students, now let's move the topic dual nature of matter and radiation. हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वो में से डी ब्रॉय वेवलेंथ. सो ड्यूअल नेचर का जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम में किस तरह का पैटर्न है वो आप यहां से देख लीजिएगा. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो डी ब्रॉगली या वो में से डी ब्रॉगली वेवलेंथ. एंड व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ? It is basically the wavelength associated with a moving particle. यानी अगर एक पार्टिकल के पास मास m है, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी v है. अगर किसी पार्टिकल का मास m है, इसके पास वेलोसिटी v है. एज यू नो, इस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा और इस पार्टिकल के पास जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हमें बताया कि जो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, लैम्बडा जो डी ब्रॉय है वो बराबर होता है h, दैट इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, h by p, एंड हम इसको लिख सकते हैं h डिवाइड बाय p के बदले लिखेंगे mv. Why it is so important? As you know, in the previous class or in the classroom lectures, we have discussed about this m, that is basically mass of the particle, v is the velocity of the particle, and this lambda is the wavelength of the wave associated with this moving particle. That is why इस यहां पर हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है. यहां पर एग्जामिनेशन की अच्छी खासी पकड़ होती है क्योंकि इसमें दोनों हमारे पास वेव भी एसोसिएटेड है और इसमें हमारी जो है इसमें मास ऑफ द पार्टिकल भी एसोसिएटेड है, इसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी एसोसिएटेड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है. अब सवाल पैदा ये होता है, सर इसका किस तरह का सवाल बन सकता है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं लैम्बडा जो है, लैम्बडा डी ब्रॉय लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो h डिवाइड बाई mv होता है. तो mv हमारा मोमेंटम है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ इज डिपेंडेंट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग, एज द क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा लेकिन जो आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो जो क्वेश्चन है कि इसमें यह लिखा गया है कि बेसिकली जो हमारे पास जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो किस किस पर डिपेंड करता है. तो आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है? द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ. क्वेश्चन है जो मैटर वेव होती है वो इंडिपेंडेंट किस पर होती है. पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डिपेंडेंट किस पे होती है. ये जो वेवलेंथ है ये डिपेंडेंट मास पे होता है, ये डिपेंडेंट वेलोसिटी पे होता है. तो मैं यहां लिखूंगा लैम्बडा जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पहली इंपॉर्टेंट चीज ये मास पे डिपेंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास पर डिपेंड है और साथ साथ में ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और साथ साथ में ये जो पूरा चीज है ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम पर डिपेंडेंट होता है. यानी ये वाला मास पर भी डिपेंडेंट है, ये वेलोसिटी पर भी डिपेंडेंट है, ये मोमेंटम पर भी डिपेंडेंट है. तो क्वेश्चन है ये इंडिपेंडेंट किस पर नहीं है और आपके ऑप्शन में वहां लिखा जा सकता है चार्ज. तो ये इंडिपेंडेंट जो है ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज पर. यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि
जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंडेंट है? तो डी ब्रॉय वेवलेंथ हमारे डिपेंडेंट है मास पर, ये डिपेंडेंट है वेलोसिटी पर, ये डिपेंडेंट है मोमेंटम पर, और ये इंडिपेंडेंट है चार्ज पर। अगर इंडिपेंडेंट वेवलेंथ पूछा जाएगा, एक तो मैंने ये बताया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इस बात को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्ब्डा और काइनेटिक एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन होता है? एज यू नो द काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² के बराबर होता है। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 ऑफ mv² के बराबर होती है। तो मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में भी ये चीज बताया है कि अगर हम 1/2 m जो है v², अगर हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m से करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 m² v² डिवाइड बाय m। अब ध्यान से देखिए, और हमें पता है mv जो है ये mv है, ये मोमेंटम होता है। तो अब m² v² हमारा मोमेंटम का स्क्वायर बनेगा और मोमेंटम p के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? फिर ये बनेगा p²/2m, और हमारा जो p² होगा वो बनेगा 2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्रॉस करने पर, और p हमें निकला √2m काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है, और इसी रिलेशन को मैं अब यहां लेके चलूंगा। जो हमारी मोमेंटम जो होता है वो होता है इज इक्वल √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये याद करना है, बार बार आ जाएगा। ये मैं सारे क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूं जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर आते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो थर्मल न्यूट्रॉन होता है, जो बार बार एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप पर अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको हम कैसे करेंगे? आपको डी ब्रॉगली वेव, ये जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो बराबर होती है 3/2 kT। ये 3/2 kT के बराबर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट रूम टेम्परेचर केल्विन एंड मास m इज गिवन बाय। जो हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन है, थर्मल न्यूट्रॉन जो होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है किसकी? थर्मल न्यूट्रॉन की। आपको बताना है इसकी वेवलेंथ जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से किसके साथ मैच खाती है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो h/p के बराबर है, ये तो पता ही है हमें, डी ब्रॉगली h/p के बराबर है। तो इसका मतलब लैम्ब्डा जो है वो h डिवाइड बाय, और p के बदले हम क्या लिख सकते हैं? √2m काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए जरा, √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्ब्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय √2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के हम 3/2 kT लिख सकते हैं 2m, और यहां लिख सकते हैं 3/2 ऑफ kT। 2 में 2 गया तो लैम्ब्डा जो है न्यूट्रॉन का वो मिलेगा 3m kT, नीचे आएगा और ऊपर हमारा h आएगा और साथ में इसका रूट रहेगा। या मैं यहां से फिर से बताता हूं, ये जो हमारा यहां लैम्ब्डा आएगा, लैम्ब्डा जो होगा वो होगा h डिवाइड बाई √2 से 2 गया 3m kT, √3m kT। और आप देखिए अगर इसमें कोई ऑप्शन हमारा लैम्ब्डा जो है वो h √3m kT के बराबर होगा, ये वाला ऑप्शन आपको सही रहेगा। तो इस तरह से थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ, और उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन है वो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ही एसोसिएटेड है। हमारे पास कुछ पार्टिकल्स है, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास न्यूट्रॉन है, और सपोज हमारे पास अल्फा पार्टिकल है।
ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, हमें बताया गया है इन सब में से आप मुझे बताइए सबसे मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होती है। तो आप कैसे करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी मिनिमम है, किसकी मैक्सिमम है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में भी बताया है, ठीक है। याद तो आप रख नहीं सकते, इसीलिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यानी लैम्ब्डा डी ब्रॉय जो है वो मैंने आपको बराबर h/p के बराबर होता है। पहले रिलेशन बता देते हैं फॉर ए गिवन काइनेटिक एनर्जी। इन सब में से अगर क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, फॉर ए गिवन काइनेटिक एनर्जी विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो फॉर ये गिवन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम चलते हैं। तो इनमें से किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, तो इसका मतलब है लैम्ब्डा डी ब्रॉगली काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे तो ये बनेगा √2m काइनेटिक एनर्जी, जो अभी मैंने आपको रिलेशन बताई। लेकिन ये बताया गया है कि फॉर ए गिवन काइनेटिक एनर्जी, ये तो कांस्टेंट है, तो मेरे ख्याल से जो लैम्ब्डा डी है वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय वो हमारे पास h√m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो मास और लैम्ब्डा की है ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में ये होगा कि अगर आपका मास ज्यादा है, अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। तो इन ऑप्शंस में से आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा कि इनमें से मास किसका ज्यादा है, और इनमें से मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का 4mu का मास होता है। तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास जो है, मास बहुत ज्यादा है, मास इज ग्रेटर, और अगर अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की मिनिमम होगी, क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। तो अगर ये चार ऑप्शन है उधर देखिए किस तरह का क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम के रिलेटेड जो हमारे पास ये 4 ग्राफ दिए गए हैं, 1 2 3 4 ग्राफ हैं। तो ग्राफ के बिना पर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मोमेंटम का ग्राफ कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें क्या पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में और मोमेंटम के बारे में, वो तो हमें पता है लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। तो इसका मतलब लैम्ब्डा और p में इनवर्स का रिलेशन है, यानी मोमेंटम एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब मोमेंटम एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ बनता है हाइपरबोला। तो इसका मतलब इन सब में से ये वाला ग्राफ जो है, जो पहला वाला ग्राफ है, इसमें तो डायरेक्टली कौन सी रिलेशन है, ये तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्ब्डा का स्क्वायर है। तो यहां मैं आपको बताता भी हूं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा स्क्वायर है, सॉरी p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यहां पर तो ये पैराबोला है तो ये तो लैम्ब्डा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो यहां पर ये वाला ग्राफ जो हमारा सही है, ये वाला ग्राफ जो है लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ये रिलेशन होता है और ये वाला ग्राफ हमारा सही रहेगा। यानी जब भी आपको वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान ग्राफ देखना होगा तो मोमेंटम और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ कैसा होता है, इनवर्स उनकी रिलेशन होती है, तो हाइपरबोला इसका ग्राफ बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन p वर्सेस लैम्ब्डा का ग्राफ, ये वाला आपका सही रहेगा, ठीक है। बेस्ड है जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, अब देखिए द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है ये वाली चीज आपको बता दिया गया है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जो पोटेंशियल का ग्राफ है ये दिया गया है। द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्टिकल लाइन पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जो हमारे पास इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। यहां से incident radiation exhibiting photoelectric radiation, the work function of the material is the graph between kinetic energy
द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ऑफ इजेक्टेड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। आपको बताना क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज, मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या होगा, यानी आपको ग्राफ से ही पहचानना है कि वर्क फंक्शन कितना होगा। तो आपको याद, अकॉर्डिंग टू, अगर आपको याद होगा हमारे पास आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक, एज पर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हमारे पास आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या बताती है हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो हमें बताता है कि जो हमारे पास एच न्यू है, यानी जो हमारे पास एनर्जी है एच न्यू, ये बराबर होता है जो एच न्यू, जो हमारे पास वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस हाफ mv², ये हमारे पास रिलेशन है। H nu is the frequency of the incident radiation, phi naught is the work function and this is the kinetic energy। तो अगर हम इसके ग्राफ में देखेंगे तो ध्यान से देखिए, अब आपको याद क्या करना है कि ये तो हमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी की टर्म्स में मिलता है। अगर इसको ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, यानी इंटरसेप्ट जो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी की लाइन पर, जो इंटरसेप्ट होता है, द इंटरसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, द इंटरसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, जो इस पर इंटरसेप्ट होगा, इस लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा वही हमारा वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है। यानी द इंटरसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑन काइनेटिक एनर्जी एक्सिस इज गिवन बाय वर्क फंक्शन। याद क्या करना है, और आपको ये याद, थंब रूल याद रखना है कि जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की लाइन दी जाएगी वर्टिकल एक्सिस पे, सपोज ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है हॉरिजॉन्टल पर, और ये जो लाइन कट करेगी इस काइनेटिक एनर्जी को, जहां पर ये कट करेगी वो हमारा वर्क फंक्शन होता है। और ये कट करता है इसको कहां पर, 1.5 पर ये कट करता है। सपोज ये किसी और पॉइंट पर कट करता तो वही इसका आंसर होता। तो यहां पर जो हमारी वर्क फंक्शन है, जो इस ग्राफ में जो हमें वर्क फंक्शन मिलता है, यानी जो हमें फाई मिलता है, वो हमें 1.5 के बराबर होगा। तो याद क्या रखना है, जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा, काइनेटिक एनर्जी पर लाइन पर जहां पर हमारी लाइन कट करेगी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जहां पर ये द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन मिलता है, द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो हमारे पास होगी एच न्यू, दैट इज इक्वलेंट टू, दिया गया है वो है हमारे पास 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास दिया गया है, द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉलिंग ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 1.2, यानी फाई जो दिया गया है वो हमारे पास 1.2 है। फाई जो है, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू स्टॉप द इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप याद करिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, उनको जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उनको रोकने में हमारा जो रोकने काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को रोकता जो है उसको हम स्टॉपिंग नेगेटिव पोटेंशियल जो हम एनोड कैथोड पर अप्लाई कर रहे थे, जो हमें आपने वीडियो लेक्चर में बताया। तो हमें क्या बताया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी करेंगे और वही काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हमें पता है जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये हमारे पास E माइनस फाई। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर होता है। और हमारे पास यहां क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी है वो 1.8 है और फाई नॉट है 1.2। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और आप सबको पता है कि जो EV नॉट है वही हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और EV नॉट यहां पर आ जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E गया तो V नॉट जो है वो 0.6 वोल्ट के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो 0.6 वोल्ट होगा। यानी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे याद करना है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी आपको फाई दिया गया है, तो आपको अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है, अगर आपको
स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या करेंगे आप, पहले काइनेटिक एनर्जी को निकालिए, और जब काइनेटिक एनर्जी निकाली वही ई वी नॉट के बराबर होता है, वहां से ई और ई कैंसिल होता है, तो आपका आंसर यहां पर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए और एक क्वेश्चन भी है इसी पैटर्न पर, हमारा और एक क्वेश्चन भी है, जैसे इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन process from a metal of work function 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए वर्क फंक्शन जो है इस वाले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी जो वर्क फंक्शन है फाई है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, वहां से काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वही से दिया गया है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया गया है और कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, और आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, अभी मैंने आपको क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ई वी नॉट होता है वही ई वी नॉट हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और यहां तो काइनेटिक एनर्जी वही से बताया है, तो इसका मतलब ई वी नॉट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई गया, वी नॉट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट आपका ऑप्शन रहेगा। देखिए दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, एक में अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको फाई दिया गया है, तो इसी तरह हम याद कर सकते हैं इसको कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको फाई दिया गया है और आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के बराबर होता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी वही से दी गई है उसी को पुट करो ई वी नॉट के बराबर, यू विल गेट द आंसर ऑफ व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट फॉर अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W नॉट, हमारे पास वर्क फंक्शन जो है वर्क फंक्शन W नॉट है। अगर वर्क फंक्शन W नॉट होगा तो उस टाइम जो हमारी वेवलेंथ है वो लैम्बडा नॉट है या लैम्बडा है। आपको बताना है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज W नॉट बाई 2। आपको बताना है W नॉट बाई 2 जब वर्क फंक्शन हो जाएगा तो उस टाइम हमारा वेवलेंथ कितना रहेगा। अब हम देखेंगे वर्क फंक्शन और वेवलेंथ में आपस में क्या रिलेशन है। वी नो वर्क फंक्शन जो है वो हम h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम h c बाई लैम्बडा नॉट भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h c बाई लैम्बडा नॉट। ठीक है, वेयर लैम्बडा नॉट अगर यहां पर बताया जाए तो लैम्बडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा नॉट से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास है। ठीक है, और यही चीज, इसका मतलब समझते हैं W और वेवलेंथ में आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब जो है ये हम लिख सकते हैं W नॉट। अगर ये W नॉट होगा तो मेरे ख्याल से ये होगा 1 बाई लैम्बडा नॉट, तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। और जब W नॉट से ये सपोज W डैश आ जाएगा, यानी W नॉट से हमारा W नॉट डैश आ जाएगा। देखिए पहले W नॉट है, उसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्बडा नॉट है, हमें बताया गया है जब W से ये क्या बनेगा W नॉट बाई 2, तब हमारी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 बाई लैम्बडा नॉट डैश, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे, जैसे हम लिखेंगे W नॉट बाई W डैश नॉट इज इक्वल टू, देखिए इनवर्स रिलेशन है तो ऊपर आ जाएगा लैम्बडा डैश नॉट डिवाइड बाई लैम्बडा नॉट, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ये बताया गया है कि W नॉट तो अपना है, ये जो W डैश नॉट है इसको कितना करना है W नॉट बाई 2, तो ये बनेगा W नॉट बाई 2 और यहां से रहेगा लैम्बडा डैश डिवाइड बाई लैम्बडा नॉट, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस W नॉट डिवाइड बाई W नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट डिवाइड बाई लैम्बडा नॉट, यानी लैम्बडा डैश नॉट डिवाइड बाई लैम्बडा नॉट। ये W नॉट गया, तो इसका मतलब लैम्बडा डैश नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्बडा नॉट के बराबर होगा। क्या कोई ऑप्शन है ट्वाइस लैम्बडा नॉट? हाँ जी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें लैम्बडा नॉट है, उस टाइम वर्क फंक्शन W नॉट है,
जब वर्क फंक्शन W0/2 हुआ तो हमें बताना है ये कितना होगा, लैम्डा नॉट कितना होगा। क्या किया मैंने, इसको लिखा W0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स टू लैम्डा नॉट, और W' अगर लिखें तो 1/λ' के बराबर आएगा। दोनों को डिवाइड किया, W0/W0 ये बनेगा λ' डिवाइड बाई λ0। फिर इसको लिखा W/2 और हमारा आंसर आ गया ट्वाइस λ0। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज्ड। अगर हमारे पास लैम्डा जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में डिक्रीज किया गया है, ध्यान से देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज्ड देन द, चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए सही कौन है। अच्छा, अगर पहले हम समझते हैं, अगर लैम्डा डिक्रीज होता है, इफ वेवलेंथ गेट्स डिक्रीज्ड, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे बताइए किस में से चेंज आएगा। अगर लैम्डा डिक्रीज है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है तो इसका मतलब, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है तो इसका मतलब एनर्जी का इंक्रीज है। तो वेवलेंथ डिक्रीज होने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास अगर एनर्जी इंक्रीज है, अगर एनर्जी इंक्रीज है तो हमें बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, नो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज नहीं हो जाएगा। एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल, अच्छा पहले बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, ये तो नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, तो आपको पता है कि जब वेरिएशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, नो, अगर एनर्जी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एनर्जी इंक्रीज होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर ये वाला क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर तो ये वाला ऑप्शन हमारा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, इनको रोकने का जो पोटेंशियल लगेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट 2016 में इसको पूछा भी गया है। ये जो क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये जो क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक मेटालिक सरफेस है उस पर वेवलेंथ लैम्डा गिरी है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल उस टाइम v है, यानी लैम्डा जब वेवलेंथ की रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हुई तब इसका पोटेंशियल v था। और द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ 2 लैम्डा, सेम सरफेस सेम है, इसको 2 लैम्डा से, और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4, उस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो v/4 है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल इज, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी हमें लैम्डा नॉट को फाइंड आउट करना है, लैम्डा नॉट कितना होगा। और वही नो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमारे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, EV0 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास EV0 है ये किसके बराबर है, hc/, EV0 इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। ये इक्वेशन कहां से मैंने लाई, आपको याद होगा मैंने आपको आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बताया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये हमारे पास रहता है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 1, क्योंकि पहले वाले में लैम्डा है, पहले वाले में लैम्डा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है अब दूसरे वाले केस में अब लैम्डा है, और हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो v है। तो इसीलिए यहां हम इस EV0 इज इक्वल hc/λ माइनस hc/λ0। दूसरे केस में देखिए, हमारे पास जो दूसरा केस है वो है, हमारे पास जो पोटेंशियल है वो v/4 है। तो इसका मतलब दूसरे वाले केस में जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास v0/4 है। दूसरे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा जो है वो v/4 है, इसका मतलब EV0/4। पहले वाले में ये v था, हमारे इक्वेशन है v0, तो आप EV भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, EV0, और दूसरे वाले में EV0/4। जब EV0/4
v0/4 है, तब हमारे पास hc लैम्डा कितना है, लैम्डा बताया गया है 2 लैम्डा है, तो यहां हम लिखेंगे 2 लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। अब हमें इस लैम्डा नॉट को निकालना है, इसको हम सेकंड रखेंगे। पहला इक्वेशन EV नॉट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट, ये एज इट इज है, लैम्डा वेवलेंथ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल v है। दूसरे केस में बताया गया है कि 2 लैम्डा वेवलेंथ है और v0/4 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब हम क्या करेंगे, EV नॉट जो है, ये EV नॉट के बदले हम इसको पुट करेंगे, EV नॉट इसके बराबर है, हम EV नॉट के बदले इसको पुट करेंगे। जब यहां पुट करेंगे तो ये बनेगा hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट, और ये चीज जो है बाहर ये 4 था तो इस 1/4 को यहां रखेंगे, इज इक्वल ये बनेगा hc बाई 2 लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। ध्यान से देखिएगा, ये 1/4 जो है इसको हम इधर लेके चलेंगे, इस 4 को इधर ले जाएंगे, ये बनेगा hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। इसको क्या बनेगा, ये इधर ले जाइए, ये बनेगा 4hc डिवाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 4hc डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। अब देखिए ये hc और ये hc कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया 4 बाई लैम्डा, इसको हम यहाँ लिखूंगा मैं, इसको ये बनेगा 4 बाई लैम्डा, 4 बाई ये 4 तो इधर चला गया, 4 तो है ही नहीं, वो तो हमने 4 को कहाँ लिया था, ये ट्वाइस hc बाई लैम्डा आ गया, ये 4 है 1/4 hc बाई लैम्डा, इस 4 को हमने इधर लिया था, ये बनेगा यहाँ पर 4hc बाई ट्वाइस लैम्डा, ये इसको इधर ले गए तो ये 4hc बनेगा। तो यहाँ क्या रहा, यहाँ रहा 1 बाई लैम्डा, ये रहा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, ये बन गया 4/2 लैम्डा, 4/2 लैम्डा, 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये बनेगा, ये यहां से बन गया 2 बाई लैम्डा, ये बनेगा 2 बाई लैम्डा माइनस ये बनेगा 4 बाई लैम्डा नॉट, 4 बाई लैम्डा नॉट। अब देखिए इसको आप लैम्डा नॉट को इधर ले जाइए या इसको इधर लाइए या इसको, 1 बाई लैम्डा माइनस 2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4 बाई लैम्डा नॉट प्लस 1 बाई लैम्डा नॉट। सॉल्व करके क्या आएगा, 2 बाई लैम्डा से 1 बाई लैम्डा करेंगे तो ये बनेगा 2 को माइनस 1 बाई लैम्डा, ये यहाँ बन गया माइनस 1 बाई लैम्डा, और ये बन गया माइनस 4 बाई लैम्डा नॉट प्लस 1 बाई प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा माइनस 3 बाई लैम्डा नॉट। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास 3 लैम्डा वाला आंसर डी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर से देखिए, पहले इक्वेशन को एज इट इज मैंने लिखा EV नॉट इज इक्वल hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट, ये फर्स्ट वाला। फिर V नॉट बताया गया है, V0/4 है, EV0/4 hc बाई 2 लैम्डा, यहाँ उस टाइम वेवलेंथ 2 लैम्डा बन जाती है, इसको सॉल्व करने पर हमारा लैम्डा नॉट 3 लैम्डा के बराबर आता है। इसको नोट करिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, नीट 2016 में पूछा गया है, और इस वाले पैटर्न क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, ये भी AIPMT 2015 में बताया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A photoelectric surface is illuminated successively by a monochromatic light of wavelength lambda। एक हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस है, इस फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस पर मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इस पर हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल कलर की लैम्डा इस पर इंसिडेंट किया है, और दूसरी वेवलेंथ इस पर हमने λ/2 डाला है। ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ, एक में पहले वाले में लैम्डा, दूसरे वाले में वेवलेंथ λ/2। If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3 टाइम्स है फर्स्ट केस, 3 टाइम्स दैट इन द फर्स्ट केस, यानी जो काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की है, यानी जो यहां से वेवलेंथ λ/2 आया, उसने जिस इलेक्ट्रॉन को निकाला उसकी काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ये बताया गया है। इन द फर्स्ट केस द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज, आपको बताना है वर्क फंक्शन कितना रहेगा, और आपका ऑप्शन जो है वो है hc/3 लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है hc/2 लैम्डा, और सी ऑप्शन है hc/λ,
और जो डी ऑप्शन है वो है ट्वाइस hc/λ। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस जो है पहले लैम्बडा दिया गया है और वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा वाला केस है उसमें हमें वेवलेंथ जो दी गई है वो λ/2 है। पहले वाले में लैम्बडा है, दूसरे वाले में λ/2 है। λ/2 जिस इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स फर्स्ट है और हमें बताया गया है वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज, इस सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, W कितना है। और आपको पता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस, पहले वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी है, फिर से देखिए काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट केस में होगा, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ HCN phi naught, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी EHF, यानी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो है HC डिवाइड बाय लैम्बडा माइनस फाई, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन है। ये पहला वाला केस है। अगर दूसरे वाले केस की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड है वो है जो हमारे पास hc/λ है, वो हमारे पास ट्वाइस hc/λ, ट्वाइस hc/λ। कैसे पता, क्योंकि दूसरे वाले केस में जो वेवलेंथ है वो λ/2 है। मैं बराबर लिखता हूं, ये बनेगा यहां पर hc डिवाइड बाय λ/2 माइनस फाई जो हमारे पास एज इट इज है, यही दो ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड जो बनेगी वो बनेगी ट्वाइस hc/λ माइनस फाई। यही मैंने बोला था, ये हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में ये बताता है कि जो वेवलेंथ है वो λ/2 है, लेकिन उस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पहले के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड वो 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट है। अब आप यही चीज, चलिए तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड है वो 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड जो है वो है ट्वाइस hc/λ माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2hc/λ माइनस फाइव इज इक्वल टू 3hc/λ माइनस 3 ये देखिए ये 3hc/λ है, ये 2hc/λ है, तो यहाँ क्या रहा 1hc/λ। तो ये बनेगा -5, इसको इधर लाइए प्लस 3 इज इक्वल टू 3hc 2hc, तो ये बनेगा hc/λ। तो 3 में से एक 5 गया तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू hc/λ। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जो 2 इज इक्वल टू hc/λ, तो 5 किसके बराबर मिलेगा, 5 मिलेगा hc/2λ। तो क्या कोई ऑप्शन है hc/2λ? यस, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है hc/2λ। तो इस तरह से ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मैंने क्लासरूम के लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, उनके साथ साथ ये वाले क्वेश्चन की आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और यही हमारा डिवल नेचर है। और डिवल नेचर में यही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में भी मिलेंगे और जो भी एग्जाम होगा उसमें से ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।